जी, करें शुरू। तो हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर के पी वाई क्यू कर रहे थे। इसके लिए मैंने आप लोगों के कल क्लास में कहा भी था कि वेक्टर जरूर पढ़ लेंगे। पहले जो वेक्टर आपको पढ़ाया हुआ है, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वेक्टर को जरूर पढ़ लेना है ना। वेक्टर को आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि बिना वेक्टर को पढ़े, बिना वेक्टर के कंसेप्ट को क्लियर किए बिना सवाल करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सीधे सीधे सवाल आएंगे तब तो हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी सवाल घुमा के आएगा तो आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। ये तो आप भी समझते हैं कि भी सवाल सीधा आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ गया तब तो आप लगा दोगे, उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला बेस्ड नहीं आया और थोड़ा सा घुमा दिया तो फिर कंसेप्ट ही बचा पाएगा आपको। इसलिए जरूरी है कि आप कंसेप्ट जो है वो बना ले पहले। तो आप लोगों ने वीडियो देखने शुरू कर दिए होंगे, 12 वीडियो है, 2-3 दिन में आपके खत्म हो जाएंगे वो, और फिर आपको वेक्टर बहुत बढ़िया से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग सवाल कर रहे थे, कुछ सवाल हमने कर लिए थे। जैसे एक ये सवाल किया था जो दिक कोसाइन के बारे में था। और आज ये एक चीज और समझिएगा, थोड़े से सवाल आपको टफ लगेंगे अभी, क्योंकि वेक्टर अपने आप में टफ टॉपिक है। और इस बार ये जो नई चीज हमने की है ना, ये भी आपको प्रॉब्लम दे रही होगी। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन जो आ रहा है ना, मैं नॉर्मली एक ही भाषा में क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ, चाहे हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में आए। दो भाषा में लाने का एक बड़ा कारण ये रहता है साइकोलॉजिकल, कि भाई ये क्वेश्चन इस वजह से क्या होता है, ओवरऑल क्वेश्चन की लंबाई बढ़ जाती है ना, लंबाई बढ़ जाती है। और दूसरा क्या होता है कि आप चाहे किसी भी विषय से हो, किसी भी भाषा से हो, हिंदी से हो तो आपको ये बुरी लगेगी, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको ये बुरी लगेगी, है ना। तो ये हर सवाल में आपके साथ एक खट्टा अनुभव, एक मीठा अनुभव जरूर रहेगा। एक तो सवाल की लेंथ बढ़ जाती है, आपको लगता है बड़ा सवाल है ना। भी हम लाइनों से काउंट करते हैं, पढ़ना तो बात की बात है, पहले हम सवाल की लेंथ देखते हैं कितनी लंबाई है। अगर सवाल की लंबाई इतनी है तो लगता है बाप रे कोई मुश्किल ही सवाल होगा। सोचिए, अगर कोई किताब इतनी है और कोई किताब इतनी है तो पहला विचार क्या आएगा, इतनी वाली में ज्यादा कुछ लिखा हुआ है मतलब टफ है, और इतनी वाली आसान होगी। तो ये हमारी पहले हमारा जो प्रिडिक्शन होता है, पहला जो हमारा प्री एजम्पशन होता है वो यही होता है कि मोटाई कितनी है, सवाल की लेंथ कितनी है। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों की वजह से, लिखने की वजह से आपको ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल दबाव थोड़ा एक्स्ट्रा महसूस होगा। प्लस एक और साइकोलॉजिकल और आएगा कि हिंदी वालों को हिंदी अच्छी लगती है, इंग्लिश ऑब्वियसली बात है बुरी लगती है। इंग्लिश वालों को इंग्लिश अच्छी लगती है, हिंदी बुरी लगती है। तो अब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो एक चीज तो आपको बुरी लगती ही होगी। तो थोड़ा सा वो खराब हो गया, थोड़ा अनुभव खराब हो गया सवाल का, तो इस वजह से। और वेक्टर अपने आप में टफ है, ये तो अपना कारण है ही, प्लस ये वाला कारण और ऐड हो गया, है ना। तो आपने देखा होगा कल आपको सवालों में ये चीज महसूस हुई होगी कि प्रत्येक सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों में होने की वजह से थोड़ा तो वो लंबा लगने लग जाता है ना। एक तो उसकी लेंथ थोड़ी लंबी लग रही है, एक इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हिंदी वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और इंग्लिश वाला हिंदी वालों को अच्छा नहीं लग रहा, है ना। अगर सोचे क्वेश्चन केवल एक भाषा में होता तो ये वाली लाइनें नहीं होती, सवाल आपका सिर्फ इतना सा होता। देखिए, अगर मैं ये ऊपर वाली लाइनें हटा दूं, है ना, इसे ऐसे देखिए, अब देखिए, अब इसी सवाल के साथ अब देखो, अब अंतर आया नहीं आया, अंतर आया नहीं आया, फीलिंग बदली नहीं बदली, फीलिंग बदली या नहीं बदली। अब इतना सा देख के अच्छा लग रहा है सवाल, क्योंकि वैसे लग रहा है कि दो ही लाइन का सवाल है। लेकिन अब जैसे ही पूरा सवाल आता है तो लगता है यार टफ हो गया, मतलब 3 ये 2 ये 5 लाइनें, जबकि ऑब्वियसली बात है 2 लाइनें काम की नहीं है, हिंदी वालों के लिए हिंदी काम है, इंग्लिश। लेकिन साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी वो होती है जो आपके चाहने या ना चाहने के बावजूद भी काम करती है ना। यही साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। देखिए, अब ये सवाल था, ये सवाल भी सेम यही था। ये टफ लगने का एक बड़ा कारण था इसकी लंबाई, मतलब पता नहीं कितना कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, तो वो लंबा लगने लग गया। और यही सवाल अगर आधा होता, केवल एक भाषा में होता, अब इतना मुश्किल नहीं लगता। तो एक आपको इन वेक्टर वालों में ये परेशानी मिलेगी कि क्वेश्चन में दोनों में टाइप कराया है मैंने, और दोनों में टाइप करवाइए तो ये प्रॉब्लम आएगी। आ जाओ सवाल पे, सवाल दिया हुआ है। हाँ, तो थोड़ा सा ना, इसलिए स्ट्रेस मत लीजिएगा कि आपको थोड़ा टफ लग रहा है ना। टफ लगने का कई, टफ वेक्टर की वजह से नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा सवाल दो भाषाओं में आया हुआ है ना, इस वजह से थोड़ा टफ लग रहा है, तो घबराइएगा मत। बाकी सवाल ये दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्र निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है समांतर चतुर्भुज का। अगर उसकी दो भुजाओं के सदिश आपको दिए गए, दो भुजाओं के वेक्टर आपको दिए गए, पहली भुजा है 3i प्लस 2j, दूसरी भुजा है 2i माइनस 4j। अब बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है,
ये इसकी दो भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर है 3i + 2j, ये दूसरी भुजा होगी बी वेक्टर जो कि बराबर है 2i - 4j। अब इसका जो एरिया है, एरिया मतलब अंदर का क्षेत्रफल, जितना हिस्सा है ये वाला, ये कितना होगा? तो ये बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कि जो दोनों भुजाएं होती है उनकी क्रॉस गुणा करो, क्रॉस गुणा सदिश गुणा, और फिर उसका परिमाण ले लो, फिर परिमाण ले लो, ये उसके बराबर हो जाएगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस गुणा करने पर i j k। ए वेक्टर है आपका 3, इसमें k है नहीं, तो नहीं है तो 0 मान लेंगे। k नहीं है, नहीं हो तो 0, 0 k, इसमें भी नहीं है तो 0 k। तो ये 3 2 0, 2 - 4 0। पहले i वाला 0 - 0 0, j 0 0, फिर k -12 - 4। (0i 0j -16 k). तो परिमाण क्षेत्रफल हो जाएगा इसका परिमाण 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 12 आ गया 16। सही है। नहीं, ऑप्शन है √61 दिया हुआ है, 61 तो कोई है ही नहीं, 16 ही आएगा ना। ठीक है, ऑप्शन में गलतियां हो सकती है, हमारे कैलकुलेशन में कोई गलती है तो चेक कर लो, नहीं है तो नन ऑफ दीज। सोलह, ठीक है, बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, ये बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, काफी बार भर्तियों में आया हुआ है। पहले ध्यान से सुन लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC इकाई सदिश है, ABC आपके यूनिट वेक्टर है, ABC यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तीनों असंरेखीय, एक रेखा में भी नहीं है, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, A अलग दिशा में जा रहा है, B अलग दिशा में, C अलग दिशा में। अब आपको दिया है A क्रॉस 2 B क्रॉस C बराबर B वेक्टर, ये B वेक्टर के बराबर है। तो बताओ A और B के बीच का कोण कितना है, A और B के बीच में एंगल कितने का है। तो बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस। यहाँ तो शायद RPSC का लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये लगभग हर परीक्षा में आपको मिल जाएगा। हाँ, थोड़ी शक्ल बदल के मिल जाएगा, हाँ एग्जैक्टली सेम नहीं मिले, शक्ल बदल के मिल जाएगा। अभी इसका एक तरीका सीख लो, अभी करवाऊंगा, उसको सीख लो। फिर इस टाइप के सवाल जो है ना, ये सदिश त्रिगुणा दी होती है और बराबर में कोई वेक्टर दिया होता है, बराबर में 2 वेक्टर दिए होते हैं, 1 वेक्टर दिया होता है, फिर कोई ना कोई कोण पूछता है, फिर कोई ना कोई कोण पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, A वेक्टर क्रॉस 2 B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, बराबर में दिया है B वेक्टर। देखो करना कैसे है इसको, सबसे पहले तो आप ये नंबर बाहर निकाल दो, ये दुआ तिया ये ना, इनको फालतू में मत लो, क्योंकि ये अदिश है और अदिश का सदिश गुणा डॉट गुणा या क्रॉस गुणा से कोई लेना देना नहीं होता। तो पहले तो इनको बाहर निकाल दो, ये बिना मतलब में यहाँ पे फंसाए गए है ना, इनको बाहर फेंक दो। क्योंकि डॉट गुणा हो चाहे क्रॉस गुणा हो, ये दोनों सदिश करते हैं ना कि अदिश करते हैं। अदिशों का इनसे क्या लेना देना भाई, चाहे क्रॉस गुणा हो, कौन करता है क्रॉस गुणा, वेक्टर करते हैं,
डॉट गुणा कौन करता है? वेक्टर करते हैं। तो डॉट गुणा क्रॉस गुणा वेक्टर करते हैं ना, वेक्टर करते हैं। तो स्केलर का क्या काम? बाहर निकालो, तो एक बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना रूल लगा दो 132 माइनस 123 का, 132 माइनस 123 का, क्योंकि ये कौन सा है? सदिश त्रिगुण है। सदिश त्रिगुणा को खोलने का रूल होता है 132 माइनस 123, जिसको हम लांगराज सर्व समीकरण कहते हैं। 132 माइनस 123, तो यहाँ पे 1 3 2 बाहर, 1 3 यानी a डॉट सी, 1 और 3 a वेक्टर और c वेक्टर की डॉट गुणा और b बाहर, माइनस 123 a और b पहला और दूसरा वेक्टर की डॉट गुणा और c बाहर बराबर में b वेक्टर। हाँ बिल्कुल, अब हम क्या करते हैं, बराबर में c वेक्टर है नहीं तो हम बराबर में 0 c वेक्टर लिख लेते हैं। अच्छा, c वेक्टर ही क्यों लिखा, a वेक्टर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम दोनों साइड से तुलना करने वाले हैं, हम दोनों साइड से तुलना करने वाले हैं, हम दोनों साइड से तुलना करने वाले हैं। दोनों साइड से तुलना करने पर b से b के गुणांक की तुलना, b वेक्टर से b वेक्टर की तुलना, c वेक्टर से c वेक्टर की तुलना। ये हो गया b वेक्टर का गुणांक, इधर है 1, तो 2a डॉट c बराबर हुआ 1। दूसरा c वेक्टर की तुलना, माइनस 2a डॉट b बराबर 0। इस तरीके से ये सवाल बनते हैं, इस तरीके से ये आपके सवाल दोनों बनते हैं। अब इनमें फिर आगे क्या करते हैं, आगे आ जाओ, आगे इनके कोण को पूछता है, कोण को पूछता है तो a डॉट सी क्या हो जाएगा, a का परिमाण, c का परिमाण और इनके बीच का कोण, बीच का कोण θ1 मान लेते हैं। a और c का परिमाण, क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों इकाई सदिश है, तीनों इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, तीनों यूनिट वेक्टर है, यानी a का परिमाण भी 1 है, b का परिमाण भी 1 है, c का परिमाण भी 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो तीनों का परिमाण 1 होगा, तीनों यूनिट वेक्टर है तो तीनों का परिमाण 1 होगा। 2 a का परिमाण 1, c का परिमाण 1, cos θ1 बराबर 1, cos θ1 बराबर 1/2। cos का मान 1/2 कब होता है, जब थीटा का मान 60 डिग्री हो। वैसे ये पूछा नहीं गया, हमने एक्स्ट्रा निकाला है, पूछा नहीं गया ये, लेकिन आगे पूछा गया है। बहुत बार ये सवाल आए हुए हैं, कभी इसके बीच का पूछ लेते, कभी इसके बीच का पूछ लेते। अगर a और c के बीच का पूछा होता तो π/3, a और b के बीच का कोण तो यहां से आ जाएगा, माइनस का 2 उधर चला जाएगा, a डॉट b बराबर 0। अब ऐसे a डॉट b बराबर 0 है तो ऑब्वियसली बात है डॉट गुणा 0 आ रही है, इसका मतलब a और b लंबवत है, लंबवत है यानी थीटा का मान 90 है, π/2 है। अब देख लो क्वेश्चन में पूछा किसके बीच में, दोनों सवाल हो गए, कभी इसके लिए पूछा जा सकता है तो कभी इसके लिए पूछा जा सकता है। अभी पूछा किसके लिए गया, a और b के बीच में, a और b के बीच में ये हो गया कितना, 90 डिग्री। तो फिलहाल के लिए आंसर हुआ 90 डिग्री। ठीक है, आपको ध्यान रखना कौन सा पूछा गया, यहाँ दोनों निकलते हैं, यहाँ जब आप कंपैरिजन करते हैं ना तो दोनों निकल जाते हैं। अब आप आंसर क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, a और c के बीच में, a और c के बीच में 60, a और b के बीच में 90, कौन सा पूछा है, a एंड b तो 90, ये 90। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 132 माइनस 123 का कमाल है, 132 माइनस 123 का कमाल है, दोनों साइड कंपेयर करो और कौन आ जाएगा। आ जाओ, ऐसा ही एक सवाल सेम टू सेम डिटो सवाल ये रहा, a क्रॉस b क्रॉस c, a b c इकाई सदिश है। देखो अब दोनों में क्या अंतर है, ये देखोगे कि यही सवाल यूपी में आया हुआ है, यही सवाल यूपी में आया हुआ है, कहाँ 2013 में, यूके पीएससी में 2018 में
और अगर अभी देखो ये सवाल आरपीएससी में आ गया 2022 में, तो ये गणित वही है, घूमती फिरती है इधर उधर। बस यही आप यूपी में चले जाइए, यही आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, यही राजस्थान में चले जाइए। हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत जरूर चेंज कर देते हैं। अब यूपी में जब आया था तो बट्टे में 1/2 था, अब यूपी से राजस्थान तक आया तो 2 कम हो गया। ये देखो, राजस्थान तक आया तो 2 हट गया, और वो 2 उधर चला गया, वो 2 इधर से उधर भेज दिया। ठीक है, क्या चलता है इनमें। वो जो 2 था पहले इधर हुआ करता था 2013 में, 2022 तक आते आते वो 2 उधर चला गया। बिल्कुल सेम सवाल है, बस थोड़े बहुत हाथ पैर मारने के लिए हल्का फुल्का चेंज कर देते हैं। बिल्कुल सेम आंसर आएगा। इस बार गौर करिए, ए और सी के बीच का कोण पूछा है। पिछली बार क्या पूछा था? पिछली बार उन्होंने क्या पूछा था? ए और बी के बीच का कोण। ए और बी के बीच का कोण पूछा था, ये ए और सी के बीच का पूछ लिया। सही है, सेम सवाल। यही समझा रहे हो, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है ना। यही क्वेश्चन पूरे भारत में घूमते फिरते हैं, थोड़ी शक्ल बदल देते हैं, थोड़े से नंबर बदल देते हैं, थोड़ा सा पूछने का। पिछली बार ए डॉट बी पूछा था, इस बार ए डॉट सी पूछ लिया। बस ए का परिमाण 5 है, ए माइनस बी का परिमाण 8 है, ए प्लस बी का परिमाण 10 है, तो बताओ बी का परिमाण कितना होगा। ए का परिमाण 5, 2 वेक्टर है ए और बी, ए का परिमाण 5 है, बी का निकालना है। दोनों वेक्टरों को जोड़ने पर परिमाण 10 आता है, घटाने पर 8 आता है, तो बताओ बी का परिमाण कितना है। ए का परिमाण 5 है। अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है यहाँ पे तो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है इसका मतलब सीखने को मिल गया, नहीं आ रहा है मतलब सीखने को मिल रहा है, आ रहा है तो ज्यादा फायदा नहीं होता। अगर आपको सवाल पहले से ही आते हैं तो ज्यादा फायदा नहीं करती, नहीं आता है तो फायदा करता है। जैसे दवाई है, दवाई कब काम करती है? जब आप बीमार होते हैं। अगर आप राजी खुशी हैं फिर दवाई ले रहे हैं तो क्या करेगा? नुकसान। तो यही बात है कि क्लास में जब आप आते हो तो क्लास को इस तरीके से लो, अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो खुश होइए, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर बहुत कुछ पहले से ही आता है तो फिर ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता। ए का परिमाण, ए माइनस बी का परिमाण, आपको याद है फॉर्मूला एक, ए प्लस बी का परिमाण और ए माइनस बी का परिमाण। हमारा एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण, ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। इसी में a माइनस बी का परिमाण का स्क्वायर होता है, सेम यही रहता है, बस बीच में माइनस का चिन्ह आ जाता है। a माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है a के परिमाण का स्क्वायर प्लस b के परिमाण का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। अब अगर दोनों फॉर्मूलों को जोड़ दिया जाए तो एक तीसरा फॉर्मूला और तैयार हो जाता है। जोड़ने पर 1 प्लस 2 करने पर एक फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर, a माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये कट गया, ये 2a का परिमाण 2b का परिमाण, a के परिमाण का स्क्वायर प्लस b के परिमाण का स्क्वायर। ये जो रूल होता है ना, इसको पैरेललोग्राम रूल कहते हैं, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जब आप एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज की भुजा, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ध्यान देखना यहाँ पे, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, बराबर होती है। तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी आपका बी वेक्टर होगा, ये आपका ए वेक्टर है तो ये भी आपका ए वेक्टर होगा, ए वेक्टर के सामने ए वेक्टर, बी वेक्टर के सामने बी वेक्टर। अब समांतर चतुर्भुज के जो दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण वो होते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये विकर्ण होगा ए प्लस बी, ये होगा ए माइनस बी। तो
ए प्लस बी, ए माइनस बी, दो वेक्टरों को जोड़ने पर और घटाने पर आपके समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण बनते हैं। जब आप दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण और घटाने पर दूसरा विकर्ण, यानी जो डायगोनल्स है वो क्रिएट होते हैं। अब इस नियम के अनुसार ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर प्लस तीसरी भुजा का स्क्वायर प्लस चौथी भुजा का स्क्वायर। यहां देखो, ये समांतर चतुर्भुज का ज्योमेट्री का रूल है जो कहता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का वर्गों का योग, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का स्क्वायर का जोड़ बराबर होता है उनकी चारों भुजाओं के वर्गों के योग के। ए का परिमाण, ये भुजा ए का परिमाण, ये भुजा बी का परिमाण, वो भुजा वापस से ए का परिमाण और वो भुजा बी का परिमाण। ए दो बार आ गया तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। ये आपका रूल कहलाता है। ठीक है, इसके लिए फिर आपको वेक्टर की थ्योरी पढ़ी है। देखिए, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आए कि ए प्लस बी, ए माइनस बी कहां से आया, तो वेक्टर की थ्योरी को पढ़िए, वेक्टर की थ्योरी को जाके पढ़िए, वेक्टर में त्रिभुज नियम पढ़िए, थ्योरी पे फोकस करिए, थ्योरी वाली क्लासेस लीजिए। क्योंकि ये क्लासेस प्रैक्टिस क्लास है तो यहाँ पर हम ज्यादा थ्योरी की बातें नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी बहुत बात है वो मैं ला सकता हूँ, डिटेल से मैं उस पर बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो जाके उससे पढ़िए। आ जाओ, अब हमारे सवाल पे वापस आ जाते हैं। तो a प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर कितना है, वो आपका 10 है, 10 का स्क्वायर। a माइनस बी का परिमाण 8, 8 का स्क्वायर। 2, a के परिमाण का स्क्वायर जो कि 5 का स्क्वायर हो गया। b का परिमाण अभी आपको निकालना है, 10 और 8 164, 2 को यहाँ बट्टे में भेज दो। 25 प्लस b का परिमाण का स्क्वायर, ये हो गया आपका 82, 82 में से 25 गए, कितने बचेंगे, 82 में से 25 गए, 57, 57। अंडर रूट 57, सही है, अंडर रूट 57। अगला सवाल है, अगर a और b दोनों यूनिट वेक्टर हो, a और b यूनिट वेक्टर हो, तो कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन तो ये कहता है कि अगर a और b दो यूनिट वेक्टर हैं, दोनों इकाई सदिश है, a इकाई सदिश है, b इकाई सदिश है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि a प्लस बी इकाई सदिश नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन तो कह रहा है कि a प्लस बी इकाई सदिश नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हाँ हो सकता है, लेकिन जब दोनों समांतर हो, दोनों अगर पैरेलल हो तो ही a प्लस बी समांतर हो सकता है। तीसरा ऑप्शन कहता है नहीं, इकाई सदिश तो हो सकते हैं लेकिन तब हो सकते हैं जब a और b लंबवत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि हाँ भी हो सकते हैं लेकिन तब जब 2π/3 हो। तो पहले तीन ऑप्शन तो कह रहे हैं कि a प्लस बी इकाई सदिश हो सकता है। अगर a इकाई सदिश है, b इकाई सदिश है, तो a प्लस बी भी इकाई सदिश हो सकता है। लेकिन लड़ाई चल रही है इनकी कोण को लेकर। पहला ऑप्शन तो कह रहा है हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हाँ भैया हो सकता है। तीसरा कह रहा है हाँ हो सकता है। चौथा कह रहा है हाँ हो सकता है, लेकिन कोणों की लड़ाई चल रही है। ये कह रहा है जब समांतर होंगे मतलब 0 डिग्री का कोण होगा a और b के बीच में। ये कह रहा है 90 का कोण होगा, ये कह रहा है 2π/3 का कोण होगा। सही, शाबाश। क्वेश्चन को घुमाया गया, क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया। अगर आप लोगों को याद है कि भाई अगर a और b इकाई सदिश है तो a प्लस बी इकाई सदिश हो सकता है, लेकिन ये केवल तभी होता है जब उनके बीच का कोण 120 डिग्री हो। अगर कोण 120 डिग्री का हो, अगर a और b के बीच का कोण 120 डिग्री हो, तो फिर आपका a प्लस बी भी इकाई सदिश हो सकता है। तो देखो a इकाई सदिश है, b इकाई सदिश है। मान लेते हैं a प्लस बी भी इकाई सदिश है,
और पता करते हैं कि ऐसा कब होता है, होता भी है या नहीं होता है, होता भी है या नहीं होता है। उसके लिए तो मानना पड़ेगा, मानना a प्लस बी इकाई सदिश है। अब या तो सही होगा या गलत होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। मान लेते हैं माना a प्लस बी इकाई सदिश है। आगे बढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि सही है या गलत है। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्ग इसलिए किया ताकि मैं इसको खोल सकूं। इसका मेरे पास फॉर्मूला है a के परिमाण का स्क्वायर प्लस b के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। एक आ गया। a का परिमाण 1 है क्योंकि a और b एकांक सदिश है, इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1। a डॉट b हो जाएगा a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा, ये हो गए 1 और 1 2, 2 उधर जाके माइनस का 2, ये माइनस का 1 बचेगा, 1 गुणा 1 माइनस 1 आ गया, cos थीटा बराबर माइनस 1 बटा 2, थीटा बराबर π/3, 2π/3। 120 डिग्री के कोण पर ऐसा होगा। तो अब याद भी रखिएगा कि अगर a और b इकाई सदिश है तो a प्लस बी भी इकाई सदिश हो सकता है। लेकिन ये कब होता है, ये तब होता है जब कोण 120 डिग्री का हो। और बड़ा सिंपल एग्जांपल भी है इसका, बहुत सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं। याद करिए कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है नहीं होती है। समबाहु त्रिभुज का एग्जांपल ले लो, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं होती है और हमारे वेक्टर के नियम के अनुसार एक भुजा अगर a है, दूसरी भुजा b है, तो ऑब्वियसली बात है तीसरी भुजा a प्लस बी होगी, होगी नहीं होगी। हमारे वेक्टर के त्रिभुज नियम के अनुसार अगर एक भुजा a है, दूसरी भुजा b है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, a प्लस बी होगी। यही होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, त्रिभुज नियम के अनुसार। त्रिभुज नियम के अनुसार दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, सदिश योग। ए प्लस बी वेक्टर बराबर ए प्लस बी। अब लंबाई की बात करें तो लंबाई तीनों की बराबर है। जो ए की लंबाई है, जो बी की लंबाई है, वही ए प्लस बी की लंबाई है। और ए की लंबाई 1 दी गई है, ए की लंबाई 1 दी गई है। ए इकाई सदिश है, इसकी लंबाई 1। बी इकाई सदिश है, इसकी लंबाई 1। और अगर समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, ए की लंबाई 1 है, बी की लंबाई 1 है, तो ए प्लस बी की लंबाई भी क्या होगी, 1। तो समबाहु त्रिभुज इसका एग्जाम्पल है। ए की लंबाई 1 है, बी की लंबाई 1 है, तो ए प्लस बी की लंबाई भी 1 हो सकती है। अच्छा, कोण 120 कैसे आया, कोण 120 इसलिए आया, देखो कोण को और समझ लो। कोण हमेशा बाहर जाने वाले सदिशों के बीच में निकाला जाता है। कोण हमेशा बाहर जाने वाले सदिश, जैसे ये सदिश बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, तो इस कोण को कोण समझा जाता है। तो अब यहां देखिए, यहां बी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, इस कोण को कोण नहीं माना जाएगा। कोण के लिए दोनों सदिश बाहर जाने चाहिए, तो इसको थोड़ा बाहर लेना पड़ेगा। अब ये बाहर गया, अब इस कोण को कोण समझा जाता है। दो सदिशों के बीच का कोण जो है ना, उसको कोण कब माना जाता है, जब दोनों बाहर जाए। किसी बिंदु से दोनों बाहर जाते हैं, उसी कोण को कोण माना जाता है। दोनों बाहर जाते हैं, हम चित्र बनाते हैं, ये तो बनाते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, तो दोनों वेक्टर किसी बिंदु से बाहर निकलते हैं, उस समय जो कोण होता है, उसी कोण को दो सदिशों के बीच का कोण माना जाता है। तो ए को आगे लेना पड़ेगा, आगे ले लिया। अब ये वाले कोण को कोण माना जाएगा। हम जानते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का अंदर का कोण कितना हुआ, 60 का। अगर ये 60 का है तो ये कितने का हुआ, 120 का। ठीक है, इस वजह से समबाहु त्रिभुज में ये बात पॉसिबल होती है। समबाहु त्रिभुज में ये बात पॉसिबल होती है कि ए अगर 1 है, बी अगर 1 है, तो ए प्लस बी भी 1 होगा। ये केवल समबाहु त्रिभुज में ही हो सकता है। और ऐसा होने के लिए बीच का कोण 120 डिग्री होना जरूरी है। समबाहु बनने के लिए 120 कोण होगा, तभी तो अंदर का कोण 60 बचेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाँ, अगला
यदि सदिश ए बी सी क्रमशः त्रिभुज एबीसी के बीसी सी और एबी का निर्माण करते हैं, त्रिभुज एबीसी के अंदर जो बीसी भुजा है वो ए वेक्टर है, सी ए भुजा बी वेक्टर है, ए बी भुजा सी वेक्टर है, तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बीसी भुजा ए सदिश है, बीसी भुजा ए सदिश है, सी ए भुजा बी सदिश है, ए बी भुजा सी सदिश है। ठीक है, अब तीनों भुजाएं, ये देखो अगर हम बी से शुरू करें तो बी से ए बी सी वापस आ रहे हैं, बंद पथ बना रहे हैं। अगर तीनों वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर अगर वापस से उसी बिंदु पे आ जाते हैं, उनकी दिशा इस प्रकार से है कि वो वापस आकर एक बिंदु पर मिलते हैं, तो उन तीनों का जोड़ या उन चारों का जोड़ या उन पांचों का जोड़ 0 होता है, उन सबका जोड़ 0 होता है। ए वेक्टर, ये त्रिभुज नियम भी है, बहुभुज नियम भी है, चतुर्भुज नियम भी है, सारे नियम ये है कि अगर आप वापस उसी वेक्टर पे आ रहे हैं तो सारे सदिशों का जोड़ 0 हो जाएगा। बिल्कुल, अब ये आगे ये बात क्लियर है। इसे बहुभुज नियम या त्रिभुज नियम या चतुर्भुज नियम कुछ भी कह दो, सदिशों का सीधा विज्ञान होता है कि अगर आप किसी बिंदु से स्टार्ट होते हो और घूम फिर के वापस उसी बिंदु पे वापस आ जाते हो तो सारे सदिशों का जोड़ 0 होता है। अगर आप उस बिंदु पे वापस आ जाते हो, जिस बिंदु से आप शुरू कर रहे हो, अगर आप उसी बिंदु पे वापस आ गए तो सबका जोड़ 0 हो जाता है, तो 0 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी 0। अब दोनों तरफ ए से क्रॉस गुणा कराने पर, ए वेक्टर से क्रॉस गुणा करने पर, दोनों तरफ ए से क्रॉस गुणा करने पर ब्रैकेट खुलेगा, ए क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस 0 0 हो गया। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। देखो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अभी रुको, एक और ऑप्शन सही होगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो गया। अगर आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ और भी मिलेगा। ए क्रॉस ए सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर क्रॉस गुणा करते हैं तो 0 बनाते हैं, तो 0 हो गया। ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी बराबर 0। ये 0 0, ए क्रॉस सी को उधर ले जाओ, ए क्रॉस बी बराबर आ गया माइनस ए क्रॉस सी। सी क्रॉस ए को, ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिख दो ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो आपको मिल गया ए क्रॉस बी बराबर आ गया सी क्रॉस ए। अगर ये क्रॉस गुणा हमने ए के बजाय बी से की होती, अगर ये क्रॉस गुणा मैंने ए के बजाय बी से की होती, अगर यही क्रॉस गुणा मैंने ए के बजाय बी से की होती तो मेरा आंसर क्या था? बी क्रॉस ए, पी क्रॉस बी 0 हो जाता, बी क्रॉस सी बराबर 0। बी क्रॉस ए को उधर ले जाओ, बी क्रॉस सी बराबर आ गया माइनस बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख दो, तो बी क्रॉस सी बराबर हो गया ए क्रॉस बी। अब दोनों रिजल्ट को एक साथ लेने पर ए क्रॉस बी बराबर हुआ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी के बराबर है। ए क्रॉस बी
सी क्रॉस ए के बराबर है, तो इस वजह से इन दोनों रिजल्ट से आपका ये रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है, ए और सी दोनों सही है। तो दोनों सही हो गए, सी भी सही है, ए भी सही है। कुछ टाइपिंग में गलती होगी, वरना अदरवाइज थोड़ा सा इसको चेंज कर देता ना, तो ये वाला ऑप्शन कट जाता। बंदे ने टाइपिंग में गलती कर दी तो दोनों ऑप्शन ही बच गए। ए से गुणा क्यों किया है? ये हमारे कूटनीति का हिस्सा था, है ना, कूटनीति का हिस्सा था कि ए से गुणा करने पर हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा, इसलिए ऐसा किया। फ्यूचर में ये मिलने वाला था, इसलिए पास्ट में ऐसा किया ना। आपके ये हमें ये मिलने वाला था, इसलिए ये किया। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये आपको करने से पता चलेगा। जैसे जैसे आप करने लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि अगर भविष्य में ये चाहिए तो वर्तमान में ये करिए, अगर भविष्य में ये चाहिए तो वर्तमान में ये करिए, तो वो भविष्य का परिणाम तैयार होगा। पी आई प्लस 2j माइनस 3k का योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स उन वेक्टर को कहते हैं जिनका जोड़ 0 आता है। जिन दो वेक्टर्स का जोड़ अगर 0 आता है तो उन्हें योज्य प्रतिलोम, जैसे नाम से लिखा पड़ा है, हिंदी में देखिए योज्य, योज्य मतलब जोड़, जोड़ के हिसाब से प्रतिलोम। ऐसे प्रतिलोम जो जोड़ के हिसाब से प्रतिलोम हो, मतलब जिनको जोड़ने पर 0 आता हो, जिनको जोड़ने पर 0 आता हो, वो वेक्टर एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। ए बी एडिटिव इनवर्स है या योज्य प्रतिलोम है। ए और बी एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। नहीं, वो कुछ नहीं होता, वो फिर डिलीट होता है। जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं फिर वो आगे जाके डिलीट हो जाता है। हमारा तो बस समय ही बर्बाद होता है फिर ऐसे सवालों में। करने का जो टाइम होता है वो बर्बाद होता है और आगे वो डिलीट हो जाता है। पी आई ये थोड़ा सा बुरा है कि गलती उनकी और नुकसान हमें होता है। ए बी आई बीजे अंडर रूट पी के बराबर 0 वेक्टर। इसको उधर ले जाओ। ए बी आई तुलना करने पर आई से आई, जे से जे और के से के की तुलना। पी बराबर माइनस अंडूड ए बी, माइनस को इधर भेज दो, -2 बराबर अंडर रूट बी, वर्क करने पर बी बराबर 4, माइनस से माइनस कट गया, अंडर रूट पी बराबर 3, पी बराबर 9। और इस हिसाब से तो हमारा कोई भी आंसर नहीं बैठता, क्योंकि ये जो दोनों मान है यहाँ पे रखते हैं, संतुष्ट तो कोई सा भी नहीं करेगा यार, संतुष्ट तो कोई सा भी नहीं करेगा। पी का मान अगर 9 लेते हैं तो पी का मान 9 लेने पर ए का मान निकालना है, बी का मान 4 है, दोनों तरफ वर्क करने पर 81 बराबर 4 ए बराबर 81/4। ऐसे तो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, लेकिन ये काम नहीं करेगा।
लेकिन फिर भी गलत है। गलत इसलिए है कि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। इसे अगर वापस रखते हो तो ये काम ही नहीं करता, है ना। अगर आप वापस रखोगे तो ये काम नहीं करेगा, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये उस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता जिससे ये आया है। ट्राई करके देख लो, उत्तर आ गया ना, आ गया, पटाखे फोड़ लिए। अब आओ वापस सवाल पे, रख के देखो, यहाँ पे वापस रख के देखो काम कर रहा है, यहाँ रख के देखो काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा, तो इसका मतलब ये उत्तर आया, ये फर्जीवाड़ा है, ये फर्जी उत्तर है। निकालने को तो कैसे निकाल सकते हैं, उत्तर निकालने को नहीं माना जाता, उत्तर निकालने को नहीं माना जाता, उत्तर माना जाता है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। ये बात हमने द्विघात समीकरण में बहुत, है ना, बहुत जोरदार तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर उसे नहीं माना जाता जो निकाला जाता है, उत्तर उसे मानते हैं जो संतुष्ट करता है। अगर संतुष्ट नहीं कर रहा तो उत्तर नहीं माना जाता। निकालने में तो क्या, हमने जुगाड़ किया, निकाल लिया, लेकिन रखो वापस, वापस रख के देखो काम कर रहा है, नहीं कर रहा, तो उसको उत्तर नहीं माना जाता, वो गलत है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन जो भी मैंने बोली है, उत्तर हल उन्हें नहीं माना जाता जो आप निकालते हैं, उत्तर उन्हें माना जाता है, हल उन्हें माना जाता है जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ये गणित की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। हल वो नहीं है जो निकाले जाते हैं। बल्कि वो है जो संतुष्ट करते हैं। अगर संतुष्ट नहीं कर रहा है तो उसको उत्तर नहीं माना जाता। नहीं, किसी पे पॉसिबल नहीं है, किसी पे भी पॉसिबल नहीं होगा ये। पी का मान आपका प्लस का ही आएगा। देखो पी माइनस में आ नहीं सकता क्योंकि पी एंड रूट के अंदर है, पी माइनस आ नहीं सकता, पी माइनस आएगा नहीं, पी प्लस आएगा। और ये अंडर रूट माइनस ए भी दे रखा है, तो पी माइनस में हो नहीं सकता, पी प्लस का होगा। ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, दो प्लस माइनस बराबर हो नहीं सकते, तो ये हर हाल में फंसेगा। हाँ, पी बराबर अगर प्लस का अंडर रूट ए भी होता तो बैठ जाता। ये प्रतिलोम वेक्टर को कहते हैं, प्रतिलोम वेक्टर की परिभाषा होती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वो वेक्टर होते हैं जिनका जोड़ 0 होता है। अब होता तो क्या होता, क्या बताएं, फिलहाल तो ये सवाल गलत है। अगला क्वेश्चन, यू वेक्टर आपको दिया गया, वी वेक्टर आपको दिया गया, प्रत्येक पर लंबवत इकाई सदिश कौन सा होगा ना। इसमें कुछ नहीं करेंगे, 4 ऑप्शन ही नहीं है, इसमें आपको कोई मतलब ही नहीं बनता ना, इसमें क्या टिक करते हैं आप, पेपर में आगे जाके डिलीट होगा ये क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा। तो आपने ए पे टिक लगाया था तो भी डिलीट होगा, बी पे टिक लगाया था तो भी डिलीट होगा, और अगर आपने कोई टिक नहीं लगाया था तो भी डिलीट होगा। वो तो होना ही डिलीट है, जो क्वेश्चन डिलीट होना है उसमें टिक लगाओ मत लगाओ क्या फर्क पड़ेगा, वो तो लास्ट में डिलीट होना है। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो दोनों के लंबवत हो, है ना। ऐसा वेक्टर आपको चाहिए जो दोनों के लंबवत हो। अब दोनों के लंबवत वेक्टर कौन सा होता है, क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा से जो वेक्टर बनता है वो दोनों के लंबवत होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे क्रॉस गुणा करने को कह रहा है, u क्रॉस v करो, क्योंकि क्रॉस गुणा से जो वेक्टर बनता है वो हमेशा दोनों के लंबवत होता है, वो u के भी लंबवत होता है, v के भी लंबवत होता है, यानी क्रॉस गुणा करनी है। क्रॉस गुणा करनी है तो i j के 2 - 2, 2 - 2 1, 1 1 - 1। ये आपका वेक्टर आ गया, लेकिन हमसे वेक्टर नहीं पूछा, यूनिट वेक्टर पूछा है ना, हमसे यूनिट भी पूछा है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए
सदिश बटा सदिश का परिमाण। ये आपका आंसर है। तो एक चीज जो हमने मेन चीज सीखी है वो कि क्रॉस गुणा से जो वेक्टर बनता है वो हमेशा दोनों के लंबवत होता है। क्रॉस गुणा से जो वेक्टर बनता है, जब भी आप दो वेक्टर की क्रॉस गुणा करते हैं, एक u है और एक v है, तो इनकी क्रॉस गुणा से जो वेक्टर क्रिएट होता है, जो बनता है, वो दोनों के लंबवत होता है। दोनों के, ऐसा नहीं एक के, दोनों के। इसके भी लंबवत होगा, इसके भी लंबवत होगा। क्रॉस गुणा से बना वेक्टर दोनों के लंबवत होते हैं। सही है, क्लियर है? आपको एक अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको याद रखे। मान लीजिए आप योगा कर रहे हैं और दोनों टांगे नीचे जमीन पे बैठे हैं, दोनों टांगे फैला के, तो आपकी जो दो टांगे है वो है आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और आपका जो धड़ है वो है ए क्रॉस बी। अगर आप जमीन पे योग कर रहे हैं, मान लीजिए आप योग करते हैं, आप योग करते हैं और आप जमीन पे बैठे हैं और अपनी टांगे फैला के बैठे हैं, तो आपकी जो टांगे हैं वो ए वेक्टर बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर है, और आपका जो बचा हुआ शरीर है, जो धड़ है, वो ए क्रॉस बी है, वो ए क्रॉस बी होता है। ए वेक्टर आपकी ए टांग ए, दूसरी टांग बी, ए बी, और आपका जो धड़ है ऊपर बचा हुआ हिस्सा, वो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है। ए बी, ए क्रॉस बी, ये याद रखिएगा, ठीक है? जब भी योगा करो ए क्रॉस बी को याद कर लेना। डॉट वेक्टर नहीं बनाता, डॉट वेक्टर नहीं बनाता, डॉट वेक्टर नहीं बनाता, डॉट करने के बाद में आपका वेक्टर नहीं बनता। अच्छा, नहीं, ये मैथ्स हर जगह है, मैथ्स हर जगह, आप कुछ भी करिए, भरा पड़ा है मैथ्स ही मैथ्स, मैथ्स ही मैथ्स, हमारा पूरा जीवन ही मैथ्स है। ए प्लस बी वेक्टर का परिमाण बराबर ए माइनस बी का परिमाण। ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों तरफ वर्क करने पर ये आ गया ए के परिमाण का स्क्वायर, दो ए डॉट बी, ए परिमाण का स्क्वायर दोनों साइड से कट कर दो, ए परिमाण का स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, ये कट गया, ये हो गया 4 ए डॉट बी बराबर 0, ए डॉट बी बराबर 0। ए और बी आपस में लंबवत हो गए, ए और बी के बीच का कोण 90 डिग्री। बिल्कुल, इस क्वेश्चन पे आप बहुत जल्दी भी पहुंच सकते हैं, बहुत जल्दी भी। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता कौन है। ए प्लस बी और ए माइनस बी होता कौन सा है? कौन होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी कौन होता है? चित्र के हिसाब से ए प्लस बी और ए माइनस बी होता कौन है? अगर
समांतर, एक वेक्टर समांतर चतुर्भुज की एक भुजा बना रहा है, दूसरा दूसरी भुजा बना रहा है, तो आपका a प्लस बी एक विकर्ण होता है, a माइनस बी दूसरा विकर्ण होता है, a प्लस बी एक विकर्ण होता है और a माइनस बी आपका दूसरा विकर्ण होता है। अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इनके परिमाण बराबर है, मतलब इनकी लेंथ बराबर है, तो AC और BD बराबर है। सोचो ऐसा कब होगा, AC और BD बराबर कब होता है, दोनों समांतर चतुर्भुज में अगर दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर हो जाए तो क्या होगा, लंबाई बराबर है, लंबाई बराबर है। क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि a प्लस बी का परिमाण मतलब लंबाई, और a प्लस बी कौन है, विकर्ण है, तो AC विकर्ण की लंबाई और BD विकर्ण की लंबाई बराबर है। दोनों विकर्ण की लंबाई समांतर चतुर्भुज में कब बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, तो क्या बन जाता है, दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर हो जाए तो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, या फिर हाँ स्क्वायर ही बनता है, या फिर नहीं स्क्वायर ही बनता है। फिर उस केस में आपका विकर्ण के बीच का प्रत्येक कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री। दोनों विकर्ण के बीच का कोण कितना हो जाएगा, ए और बी, अच्छा स्क्वायर भी बनता है, सॉरी आयत भी बनता है, बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर भी बन सकता है या आयत भी बन सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ना, सम चतुर्भुज होता और फिर विकर्ण बराबर होते तो आयत बनता, रेक्टेंगल। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक बार ज्योमेट्री के बारे में बात कर लेता हूँ, एक मिनट रुको, थोड़ा सा यहाँ पे ज्योमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो प्लस विकर्ण बराबर हो, प्लस विकर्ण बराबर हो तो बनता है आयत। और सम चतुर्भुज हो प्लस विकर्ण बराबर हो तो बनता है वर्ग। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, समांतर चतुर्भुज में अगर विकर्ण बराबर हो जाए तो बन जाता है आयत, और आयत में फिर वर्ग भी आ जाता है, क्योंकि आयत की भुजाएं बराबर होगी तो वर्ग बन गया। अब ये मत सोचना है कि इसमें वर्ग तो आया ही नहीं, आयत हुआ, आयत की गारंटी है, आगे वर्ग बनाएगा नहीं बनाएगा कह नहीं सकते, आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होगी तो वर्ग भी बन जाएगा, आयत कन्फर्म है, आयत का गारंटी है। अगर समांतर चतुर्भुज है विकर्ण बराबर है तो आयत तो पक्का है, आयत तो पक्का है, वर्ग का आगे गारंटी नहीं ले सकते कि भैया चारों भुजाएं बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन है सही रिजल्ट होगा वो होगा आयत, आयत की गारंटी है। अगर विकर्ण बराबर है, समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण बराबर है तो आयत पक्का है, वर्ग के बारे में श्योर नहीं हो सकते कि वर्ग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पता नहीं, आयत पक्का है। और आयत पक्का है तो ए और बी के बीच का कोण कितना हो गया, 90। आयत होगा तो ए और बी के बीच का कोण 90 होगा, यानी ए और बी लंबवत होंगे। तो ये इसका छोटा तरीका हो सकता था। हाँ वो 90 नहीं होता, फिर आयत है ना तो डायगोनल के बीच का कोण पूछा ही नहीं है, यहाँ पे कोण ए और बी के बीच का पूछा है। कोण जो पूछा गया है ना वो डायगोनल के बीच में नहीं पूछा गया, बल्कि भुजाओं के बीच में पूछा गया कि ए और बी के बीच का कोण कितना है। ठीक है, हाँ बस ये वाला रिजल्ट याद रखिएगा। बढ़ जाऊं आगे, अगला सवाल, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए काफी लंबा चौड़ा है, निम्न में से किसके बराबर होगा। देखो सबसे पहले काम करो, जो कर सकते हैं वो कर लो, जो नहीं कर सकते वो मेरे साथ आ जाओ। सबसे पहले चार वेक्टर्स को, चार वेक्टर का कोई फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, चार वेक्टर का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, हमारे पास बस तीन वेक्टर
के क्रॉस गुणा का फॉर्मूला है, तो हम 3 वेक्टर वाले पे रूल लगा देते हैं, बाहर वाले को एक बार रहने देते हैं, इसको एक बार रेस्ट करवाते हैं। तुम आराम करो, क्योंकि चारों का एक साथ हमारे पास कोई रूल नहीं है, 3 का है, तो 3 का लगा देते हैं। 132 माइनस 123, 1 2 3, 132 माइनस 123, 1 और 3 बी डॉट ए माइनस 123 बी डॉट सी और ए। ठीक है, 132 माइनस 123 का लगा दिए। अब अगर हम ब्रैकेट खोलें, बी डॉट सी बाहर आ जाए, बी डॉट ए बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो अब डॉट गुणा हो चुका है। डॉट गुणा होने के बाद में ये संख्या बन जाता है, डॉट गुणा होने के बाद ये नंबर बन चुका है। अभी दिख रहा है बी डॉट ए, लेकिन डॉट गुणा होगी ना, डॉट गुणा होगी तो ये 5 15 13 11 18 कुछ बन गए, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्रॉस गुणा करेगा तो वेक्टर से वेक्टर करेगा, ये वेक्टर इससे क्रॉस गुणा होगा, ए क्रॉस सी, क्योंकि क्रॉस गुणा तो वेक्टर करते हैं ना, अदिश थोड़ी करते हैं। अभी अदिश है, ये डॉट गुणा हो चुका है तो ये तो अदिश बन गया, ये बाहर आ जाएगा। ए को ए क्रॉस करेगा, ये आपका 0 वेक्टर आ गया। सेम वेक्टर क्रॉस गुणा हो रहे हैं, ये 0 हो गया, इसके 0 होने से ये 0 हो गया। ये आपका आंसर है, ए डॉट बी ए क्रॉस सी। तो ये इसका मेन तरीका है। हाँ, चाहो तो आप इसको जुगाड़ से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर से मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ, जुगाड़ बढ़िया है, अच्छे हैं, लेकिन जुगाड़ एक नंबर पे जाके खत्म हो जाते हैं। जुगाड़ आपको एक नंबर से ऊपर नहीं ले जाने देंगे। अगर आपका 150 का पेपर है तो आप चाहे जुगाड़ों के किंग बन जाइए, बादशाह बन जाइए जुगाड़ों का, जुगाड़ आपको एक नंबर पे जाके रोक देगा। वो 40 हो सकता है, वो 50 हो सकता है, उसके बाद में आपका जुगाड़ काम नहीं करे। कोई भी पेपर बनाने वाला ऐसा पेपर नहीं बनाता है जिसमें जुगाड़ से आप 100 कर सकते हो, जुगाड़ से आप 110 कर सकते हो, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर जुगाड़ से 100 हो जाते हैं, मान लेते हैं, आपकी भी एक तरह किसी का मान लेते हैं कि 100 जुगाड़, उस समय कट ऑफ 130 जाएगी, उस समय कट ऑफ 130 जानी शुरू हो जाएगी। जिस दिन 100 क्वेश्चन अगर जुगाड़ से होने लग गए तो कट ऑफ 130 चली जाएगी। तो हमेशा याद रखिए, अपने मेन तरीके को भूल मत जाइए। ये तरीका मत लगाइए, लेकिन करना जरूरी है। इससे दिमाग तेज होता है, इससे डाउट क्लियर होते हैं, इससे दिमाग तेज होता है, इससे डाउट क्लियर होते हैं। और प्लस एक इंश्योरेंस है कि पेपर चाहे कैसा भी आए, ये बंदा संभाल लेगा, ये बंदा संभाल लेगा, इस बंदे में दम है, ये संभाल लेगा। पेपर चाहे कितना भी अटपट आ जाए, इस भाई में दम है, ये भाई संभाल लेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है। कई बार है ना कि हम जुगाड़ों से उत्तर मिलाने की कोशिश करने लग जाते हैं और मिलने भी लग जाते हैं, क्योंकि घटिया सवाल होते हैं तो उत्तर जुगाड़ों से मिल जाते हैं। हम खुश होते रहते हैं, हम पटाखे फोड़ते रहते हैं, वाह हमें जुगाड़ आने लग गए, लेकिन गलत है। ये वाला तरीका का कोई विकल्प नहीं है, आपको ये करना ही होगा। जुगाड़ से उत्तर मिलता है, ठीक है, टिक लगा दिया, लेकिन मेन तरीका आपको जरूर आना चाहिए, मेन तरीका आपको जरूर 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 आना चाहिए। इसके बिना कल्याण नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट बनाता है, ये आपका कंसेप्ट बनाता है। क्लियर है? हाँ, मेन मेथड कंपलसरी है, मेन मेथड हमेशा कंपलसरी है, क्योंकि जुगाड़ मैंने पहले समझा दिया। क्योंकि कोई भी बना दो पेपर, अगर मैं भी पेपर बनाऊंगा तो 20 सवाल जुगाड़ के छोड़ दूंगा, 30 सवाल जुगाड़ के छोड़ दूंगा, कहीं ना कहीं मैं जुगाड़ को बंद कर दूंगा आगे जाके, कि बस इतने सवाल तक आप जुगाड़ कर सकते हैं, उसके बाद में तो आपको मेन मेथड लगाना ही पड़ेगा। और कई बार तो पेपर बनाने वाला पूरे ही रास्ते बंद कर देता है, कई बार तो पेपर ऐसा ही बनाता है कि लो जुगाड़ करके दिखाओ तुम, अब लाओ जुगाड़, बंद कर दिया। अभी हरियाणा का पेपर हुआ जस्ट थोड़े दिनों पहले, हरियाणा का कॉलेज लेक्चरर का पेपर हुआ, सारे जुगाड़ खत्म कर दिए उसने, देखिए। अभी बड़ा हाईलाइटेड पेपर है जुगाड़, प्री का पेपर हुआ हरियाणा में कॉलेज लेक्चरर का,
पढ़ के देखिए, वहां पे सारे बंद कर दिए बंदे ने, कथन तो कथन बना दिए सवाल, सारे सवाल कथन बना दिए, आ जाओ करो जुगाड़, लगाओ तुम जुगाड़, तुम्हारा क्या लेके आए हो बक्से में डाल के आओ। तो ये ज्यादा कि पेपर बदल रहा है, पेपर का तरीका बदल रहा है। तो हो सकता है 2022 में राजस्थान में भी हुआ था, उससे पहले दिल्ली में 2021 में हुआ था, उससे पहले आगे हुआ था, हरियाणा में भी हुआ है ताजा ताजा ही। तो ये खुल रहा है मार्केट, अब इसमें पेपर बनाने वाले बहुत समझदार हो गए, वो नहीं जुगाड़ की जगह छोड़ते। अब आईआईटी के पेपर को उठा लीजिए, आईआईटी का पेपर जुगाड़ की जगह नहीं छोड़ता, उसे पता है कि बंदा ये जुगाड़ करेगा, वो पहले उस जुगाड़ को नस्त नाबूद करके फिर सवाल बनाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जुगाड़ कर रहे हैं करिए, मना नहीं है, लेकिन मेन तरीका आपको आना चाहिए, ये जरूर आना चाहिए, इसके बिना मत करिएगा। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। हाँ, अब अगर जैसे करना चाहें आप, जैसे आपने मान लीजिए ए कोई वेक्टर मान लिया, बी कोई वेक्टर मान लिया, सी कोई वेक्टर मान लिया, फिर आपने बाय ऑप्शन ट्राई किया, कौन ऐसा काम कर रहा है, क्योंकि ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। जैसे देखो, अगर मैं जुगाड़ करता हूं, मान लीजिए मैंने ए बराबर आई वेक्टर माना, बी बराबर जे वेक्टर माना, सी बराबर मैंने के वेक्टर माना, तो ये हो गया मेरा आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई क्रॉस जे क्रॉस, के क्रॉस आई करने से जे आता है, के क्रॉस आई करने से के क्रॉस आई, क्योंकि मेरा रूल ये कहता है आई जे के, आई और जे की क्रॉस गुणा के बराबर होगी, जे और के की क्रॉस गुणा आई के बराबर होगी, के और आई की क्रॉस गुणा जे के बराबर होगी, ये जे आ गया। अब जे क्रॉस जे करने पर जीरो आ गया, सेम वेक्टर है तो ये जीरो आ गया। अब आप देखिए कि बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको जीरो दे रहे हैं, सारा का सारा समय आपका बर्बाद हो गया, जीरो आ गया। अब आप जाके देखिए, कई ऑप्शन है जो आपको जीरो आंसर देंगे, कई ऑप्शन है जो आपको जीरो आंसर देंगे। अब आपका पूरा जुगाड़ बेकार हो गया, अब आप दोबारा से शुरू करेंगे तो ये फिर डबल जुगाड़ आपको ज्यादा टाइम खा गया, बजाय मेन तरीके के, बजाय मेन तरीके। और पेपर बनाने वाले को ये जरूर पता होता है, इतना समझदार आदमी हर कोई है कि ये जो है पुरानी ट्रिक्स हो गई है कि आई ए बराबर आई, बी बराबर जे, सी बराबर के रख दो। इतना अकलमंद वो भी नौकरी लगाए, वो भी भर्ती परीक्षा पार करके नौकरी लगा होगा, तो उसे भी पता है कि इतने छोटे छोटे जुगाड़ करते हैं बच्चे, तो रास्ते बंद कर देते हैं, और रास्ते बंद कर देता है तो सवाल फंस जाता आगे जाके। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए। जीरो आप इसका भी आ रहा है, देख लो, ये देखो ए डॉट सी, ये रहा ए, ये रहा सी, ये जीरो आ जाएगा। बी डॉट सी, ये जीरो आ गया, ये लो, ये आपका सी ऑप्शन भी काम कर रहा है, पूरा जुगाड़ बेकार हो गया, पूरा जुगाड़ बेकार हो गया, ये लो, डी भी जीरो आ रहा है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये भी जीरो आ रहा है, ये लो, तो ये ए डॉट बी, ये भी जीरो आ रहा है, चारों ऑप्शन जीरो आ रहे हैं, सारी की सारी मेहनत बेकार होगी। देखो चारों ऑप्शन आ गए, लो आपने इतना सारा काम किया, इतने आपने ए बी सी को माना, क्रॉस गुणा किया, सब कुछ किया, अंत तक क्या मिला, चारों ऑप्शन सही। अब दोबारा ट्राई करो, कुछ नया ट्राई करो, इतना करो, इससे अच्छा मेन तरीके से कर लो। तो ध्यान रखिए, पेपर बनाने वाले पे भी सोचिए कि वो पेपर बड़ा अच्छा बनाता है, और इस तरह की ट्रिक्स जो है ना, उनका पहले इलाज करके चलता है वो। और अपने जो मेन ट्रिक है ना, उनको इतना मजबूत करिए कि वो शॉर्ट ट्रिक बन जाए। यही होता है एक्चुअल में, अंत में यही होता है, आपकी मेन ट्रिक इतनी स्पीड अप हो जाती है, इतनी बढ़िया हो जाती है आपकी मेन ट्रिक कि आपको दिखने लग जाता है सवाल। जो अपनी मेन ट्रिक है ना, उसे इंप्रूव करिए, उसे बेहतर बनाइए, उसकी धार तेज करिए, वो कमाल कर देगी। आपको किसी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को लगेगा आप शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप मेन ट्रिक लगा रहे होते हैं। इतना अच्छा हो जाते हैं आप प्रैक्टिस कर करके कि होती तो वो मेन ट्रिक है, लोगों को शॉर्ट ट्रिक लगती है। जैसे अब ये सवाल है, ये सवाल है आपने, हाँ देखो आंसर आ गया। अब बहुत सारे लोगों को इसका आंसर भी याद होगा, क्योंकि इतनी बार निकाल लिया है कि इनका आंसर याद हो गया। इसके दो सवाल होते हैं, एक तो होता है कॉस थीटा बाई 2, एक होता है साइन थीटा बाई 2। बिल्कुल शाबाश, दो सवाल होते हैं, एक होता है साइन थीटा बाई 2, एक होता है कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। अगर ए और बी दो इकाई सदिश हैं और थीटा उनके बीच का कोण है, तो साइन थीटा बाई 2 बराबर होता है
1/2 a माइनस बी का परिमाण, ये होता है साइन थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बाई 2 होता है प्लस के लिए। लेकिन ए और बी इकाई सदिश होने चाहिए। ए और बी, ए माइनस बी बटा 2, अगर ए और बी इकाई सदिश है तो, और उनके बीच का कोण थीटा है, तो साइन थीटा बाई 2 बराबर होता है 1/2 ए माइनस बी का परिमाण, कॉस थीटा बाई 2 बराबर होता है 1/2 ए प्लस बी का परिमाण। ये दो रहते हैं। अच्छा, कैसे आता है? जिन लोगों को पता है वो तो बढ़िया बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है, आ जाओ एक बार इसको प्रूफ कर लेते हैं, ताकि फिर आप लोग भी इसको हाथ से 2-3 बार कर लेना, ताकि पक्का हो जाए। होता कैसे है ये? ऐसे होता है, आप शुरू करते हैं a प्लस बी या a माइनस बी से, किसी से भी स्टार्ट कर लो। a प्लस बी का परिमाण बराबर होता है a का परिमाण प्लस b का परिमाण प्लस 2a डॉट बी, 2a डॉट बी। ये हो गया आपका a प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर। a का परिमाण कितना है? 1, क्योंकि इकाई सदिश है, ये 1। b का परिमाण वो भी 1, 2a डॉट बी हो जाएगा a का परिमाण, b का परिमाण cos थीटा। a प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर 1 और 1, ये 2 हो गया, प्लस 2 cos थीटा। a का परिमाण 1 है, b का परिमाण 1 है, तो 2 क्या, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। दो cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायर कट कर दो, 2 cos थीटा बाई 2 बराबर आ गया a प्लस बी का परिमाण, और cos थीटा बाई 2 बराबर आ गया 1/2, ये लो। इस तरीके से आपको ये मिलता है, ठीक है। अगर इसमें आप माइनस का चिन्ह ले लेते, इसी प्रकार अगर माइनस का चिन्ह ले लेते, तो यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, और 1 माइनस कॉस बन जाता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये साइन में आ जाता, इसी का दूसरा भाई साइन में आता। a माइनस बी का परिमाण बटा 2, तो कॉस पूछा है तो कॉस वाला, साइन पूछा है तो साइन वाला। साइन में माइनस आता है, कॉस में प्लस आता है। तो इस क्वेश्चन में कॉस का पूछा था तो प्लस वाला आ गया, साइन का पूछा होता तो माइनस वाला डी आ जाता। अगला क्वेश्चन, अगर ये संरेख है, कोलीनियर है, तो एक्स वाई स्क्वायर बटा जेड का मान बताइए। धनराज यहां कॉल कर लो, यहां पे कॉल कर लो। नहीं, संरेख है, संरेख है इसका मतलब समांतर है, संरेख है यानी समांतर है, संरेख है मतलब समांतर है, यानी p वेक्टर q वेक्टर, अगर दो वेक्टर संरेख है मतलब एक रेखा में, एक रेखा में मतलब समांतर है, पैरेलल है। नहीं धनराज, होता नहीं है ऐसा, ऐसा होता नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ, इंस्टॉलमेंट जो सिस्टम होता है ना, उसकी एक दिक्कत रहती है। एक अच्छी बात है कि आपको इंस्टॉलमेंट में पे करने का फायदा मिलता है, लेकिन एक बुरी बात ये रहती है कि वो पूरा सिस्टम ओरिएंटेड है।
अब आप सिस्टम में उंगली दे के ठीक नहीं कर सकते। मान लीजिए बोर्ड है, अब इस बोर्ड में जाकर मैं ठीक नहीं कर सकता। वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो होता है वो आपका डायरेक्ट सिस्टम बेस्ड चला जाता है। सिस्टम चला गया, सिस्टम अपने आप बंद कर देगा। हम जाके बटन नहीं, कोई बटन नहीं लगा कि मैं बटन बंद कर दूं तो वहां से बंद हो जाएगा। समझ रहे हो, कोई बटन नहीं बना होता कि आप बंद कर दोगे। तो ये है कि वो इंस्टॉलमेंट चला गया तो वो डेट अपने आप ही उसमें ऑटो सेट हो जाती है, उस डेट को वो अपने आप बंद हो जाएगा, उस डेट को वो अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे वो डेट आएगी उस डेट को वो बंद हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो पी वेक्टर क्यू वेक्टर, चलिए तो समांतर है तो आई से आई का अनुपात जे से, जब दो वेक्टर समांतर होते हैं तो आई से आई का अनुपात, जे से जे का अनुपात, के से के का अनुपात बराबर होगा। आई से आई का, जे से जे का, के से के का। माइनस से माइनस कट गया, 3/y 7/z बराबर में कोई संख्या मान लीजिए, माना लैम्डा, मान निकाल लो। तीन बराबर लैम्डा वाई, 3/लैम्डा ये x का मान, ये y का मान, ये z का मान, ये x का मान, ये y का मान, ये z का मान। लैम्डा y का मान, z का मान, ये एक लैम्डा कट गया, ये एक लैम्डा इससे कट गया, 9/7। माइनस भी था क्या? कहाँ था माइनस? ओहो, माइनस रह गया। अभी ये जो सेम सवाल है ना, ऐसा कैसा, ये वेक्टर में है, अभी फर्स्ट ग्रेड में भी आया था ये सेम सवाल। ये सेम सवाल अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, लेकिन सवाल थोड़ा चेंज था। अभी 2025 वाली फर्स्ट ग्रेड में भी ये सवाल आया था। ये भी बहुत अच्छा सवाल, बिल्कुल ये भी बहुत पुराना सवाल है, बहुत पुराना सवाल है ये भी। अब तक तो ये रट गया होगा। ये सवाल भी आया हुआ है, देखो ये अभी तो यूकेपीएससी में दिखाया हुआ है। ये मेरे ख्याल से सवाल लगभग सब जगह ही आया हुआ है, लगभग सभी जगह आया हुआ सवाल है ये। अब इसमें क्या है कि वेक्टर आपके कोप्लेनर है, कोप्लेनर है मतलब समतली है, और एक समतल पे है तो इसका मतलब अदिश त्रिगुणा इन तीनों वेक्टर की 0 है। बॉक्स की वैल्यू 0 है, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0, क्योंकि समतली है, समतली है मतलब बॉक्स 0 होगा। तो आप इनका बॉक्स बना दीजिए। पहला वेक्टर कितना है? अल्फा 1 1, अल्फा 1 1। दूसरा हो जाएगा 1 बीटा 1। तीसरा हो जाएगा सी 1 1 गामा बराबर 0। इसे डायरेक्ट खोलने के बजाय एक काम करो, थोड़ा सा सरल कर लो, जैसे थोड़े जीरो बना लो, R1 माइनस R2 कर दो, है ना, R1 माइनस R2 कर दो।
और R2 माइनस R3 कर दो, कुछ जीरो बन जाएंगे, तो सारणी को खोलना भी आसान हो जाएगा और जो आगे का उत्तर है वो भी आसान हो जाएगा। तो पहली पंक्ति माइनस दूसरी पंक्ति, अब इसका विस्तार कर दो, प्लस माइनस प्लस, अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1 माइनस गामा, फिर 1 माइनस बीटा 0 माइनस 1 माइनस गामा। अल्फा माइनस 1 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा। इनके चिन्ह ठीक कर लो, जैसे ये अल्फा माइनस 1 है तो इसको 1 माइनस अल्फा कर लो, इसको बीटा 1 माइनस बीटा कर दो, माइनस कॉमन आ जाएगा, लेकिन दो बार माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसे इसमें 1 माइनस अल्फा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पूरे सवाल में 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा का 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा का भाग देने पर, और जैसे ही भाग दोगे ये हो जाएगा गामा बटा 1 माइनस गामा, प्लस यहाँ पे 1 माइनस अल्फा 1 माइनस गामा कट गया, 1 माइनस बीटा आ गया, फिर 1 बटा 1 माइनस अल्फा आ गया। और अभी भी ये सवाल का आंसर नहीं आता, एक कदम और मांगता है ये सवाल आपसे, यहाँ जाके और चेंज हो जाता है। बड़ा खतरनाक सवाल है। अगर आपने ये सारणिकों के रूल नहीं लगाए तो उत्तर ऐसे लंबा सा खुल जाएगा, ऐसे नहीं आएगा जैसा हमें चाहिए ना, ऐसा फॉर्मेट सवाल खुल जाएगा जरूर, लेकिन ये नहीं आएगा जो आपको चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो ये समझदारी दिखानी पड़ेगी कि सारणी को डायरेक्ट नहीं खोलना, क्योंकि डायरेक्ट खोला उत्तर तो कुछ ना कुछ अल्फा बीटा खुला आ जाएगा, लंबा चैन आ जाएगी, जो कि आपके कोई काम की नहीं है, क्योंकि आपको उत्तर ये चाहिए। तो इसलिए पहले तो ये समझदारी दिखानी होगी। ये समझदारी दिखाने के बाद में फिर आगे आपको 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा का भाग देना है। ये आ गया, अभी भी उत्तर मैच नहीं हुआ। 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस बीटा हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस गामा चाहिए, जबकि हमारे पास आया गामा बटा 1 माइनस गामा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, एक कदम और एक्स्ट्रा करना होगा दोनों तरफ एक जोड़ने पर। जैसे ही दोनों तरफ एक जोड़ोगे, ये देखो ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ के लघुत्तम आएगा, 1 माइनस गामा, गामा गामा कट जाएगा, 1 बटा 1 माइनस गामा हो जाएगा, और बराबर में एक आ जाएगा। ये एक आ गया, बढ़िया सवाल था। अब यही सवाल होंगे, सवाल तो देखो यही रहेंगे आज। अब ये सदिश क्या है ना, अब पता क्या करेंगे, इसी को सारणिक का सवाल बना देंगे। इसी सवाल को अगली परीक्षाएं क्या करेगी, सारणिक का सवाल बना देगी कि ये सारणिक है, इसका मान 0 है, तो बताओ 1 बटा 1 माइनस अल्फा 1 बटा 1 माइनस बीटा 1 बटा 1 माइनस गामा का मान कितना होगा। ये लो, ये आज वेक्टर में है, इसी सवाल को सारणिक में डाल देंगे, अगली बार परीक्षा में सारणिक का सवाल आ जाएगा। तो ये यहाँ जाके जो लास्ट में जाके ना, एक तो ये यहाँ पे खतरनाक होता है, अगर आप खोल के देखना, इसको खोलोगे तो लाइन खुल जाएगी, सीधी चेन खुल जाएगी, जो आपके कोई काम की नहीं होगी, क्योंकि आपको उत्तर ये चाहिए, बट्टे वाला ऐसा चाहिए। ऐसा चाहिए तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा आपको पहले से रेडीमेड बनाने पड़ेंगे, और ये रूल लगाने पड़ेंगे, तभी ये बन पाएंगे। फिर उसके बाद में आगे जाके भाग देना होगा ताकि ये चीजें बट्टे में आ जाए। उसके बाद में फिर आपको एक जोड़ना होगा ताकि ऊपर वाला गामा हट जाए। तो 3 स्टेप इसके हैं, सही से रूल लगाओ सारणिक वाले, भाग दो और फिर एक जोड़ो दोनों तरफ, तब जाके आपको अपना उत्तर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। नहीं और नहीं आएगा, आएगा सवाल तो ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली यही रहेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा इसमें। ठीक है, चलो इसी के साथ विराम देते हैं। इन सवालों को हाथों से कई बार करिएगा, जितनी बार करेंगे उतना अच्छा होगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये गलत होने, ये एक बार देखने जरूरी पड़ते हैं। मैं कहूँ कि आपसे सीधा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? सीधा कैसे हो जाएगा? पहले तो दिमाग ही नहीं चलता कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब देख लिया, अब हाथ से निकालो, 2-3 बार निकालो ताकि टिक जाए दिमाग पे, और अलग अलग अंतराल पे निकालो। समय देके बार बार अलग अलग टाइम पे फिर से निकालते रहो ताकि टिक जाए। सवाल यही आने, पेपर में यही आने, यही चीजें घूम फिर के अलग अलग शक्ल बदल के आनी है। इनको पक्का कर लो, वही चीज आपकी आ जाएगी।